नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। ग्वालियर की योग थेरेपिस्ट की चीन में मौत, दूतावास का कहना 1.5 महीने में आएगा शव। परिजनों ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया से मांगी मदद। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए रखा 35 लोकसभा सीटों का टारगेट। जानेंगे क्या है प्लान। 29 की बैठक में ललन सिंह कर सकते हैं इस्तीफे की पेशकर। उधर नीतीश की कोर टीम एनडीए जाने के पक्ष में। पीएफ खाते से अब नहीं निकाल सकेंगे कोरोना एडवांस, ईपीएफओ ने बंद कर दी सुविधा। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा जापान का अंतरिक्ष यान, भारत के चंद्रयान की तरह मिलेगी कामयाबी। बिहार सरकार की सौगात, अब 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को मिलेगा स्थायी कर्मचारी का दर्जा। अब खबरें विस्तार से। ग्वालियर निवासी सुरेंद्र कुशवाहा एक टैक्सी चालक है। इनका इकलौता बेटा प्रबल कुशवाहा पेशे से योग थेरेपिस्ट है। फरवरी में प्रबल को बेजिंग से योग सेंटर में नौकरी के लिए ऑफर मिला था। इस ऑफर को अपने करियर का टर्निंग पॉइंट मानकर प्रबल नौकरी के लिए चीन चला गया। अब उसकी मौत की खबर ने परिवार को बुरी तरह से तोड़ दिया और इसके पीछे की पूरी दुखद घटना हम आपको बताएंगे। शहर के योग थेरेपिस्ट युवक की चाइना के बेजिंग में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह 8 महीने पहले नौकरी के लिए बेजिंग गया था। बीते बुधवार को उसने परिवार से वीडियो कॉल पर बात की थी, जिसके बाद उसका फोन बंद आने लगा। परिजनों ने जब उसके वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया तो युवक द्वारा सुसाइड करना बताया गया। तब से लेकर अभी तक परिजन शव पाने के लिए भारतीय दूतावास से संपर्क कर रहे हैं। दूतावास की ओर से बताया गया है कि शव 1.5 महीने के भीतर भारत आएगा। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए केंद्रीय मंत्री सिंधिया से मदद की गुहार लगाई है। माधोगंज थाना क्षेत्र के रॉक्सी पुल निवासी सुरेंद्र कुशवाहा टैक्सी चालक है। इनका इकलौता बेटा प्रबल कुशवाहा पेशे से योग थेरेपिस्ट है। फरवरी माह में प्रबल को चाइना के बेजिंग से योग सेंटर में नौकरी के लिए ऑफर मिला था। इस ऑफर को अपने करियर का टर्निंग पॉइंट मानकर प्रबल नौकरी के लिए चीन चला गया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच कुछ दिनों से उसका फोन बंद आने लगा। परिजनों को शंका हुई तो उन्होंने चाइना बुलाने वाले सू चाइन व मिस रोजी से संपर्क किया। तब इन लोगों ने परिजनों का फोन पिक नहीं किया। बीते शनिवार को जब संपर्क हुआ तो उन्होंने बताया कि प्रबल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना के बाद से पूरा परिवार सदमे में है। इसके साथ ही उसके परिजन भारतीय दूतावास से मदद की गुहार लगा रहे हैं। प्रबल के पिता सुरेंद्र कुशवाहा ने बताया कि उनके बेटे को बचपन से ही योग का काफी शौक था। उसने बेंगलुरु से इसका कोर्स भी किया। उसके बाद चाइनीज सहित कई भाषाएं सीखी ताकि बाहर देश में जाकर योग सिखा सके। उन्होंने बताया कि बीते 19 दिसंबर को मेरी प्रबल से बात हुई थी। तब प्रबल ने मुझसे कहा था कि अगर पैसे की कोई प्रॉब्लम हो पापा तो मुझे बता देना, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं। इसके बाद दूसरे दिन जब उसकी मां ने बात करनी चाही तो फोन नहीं लगा। हमें लगा शायद कहीं फोन रख दिया होगा। इसके बाद लगातार 1-2 दिन तक बात नहीं हुई तो हमने प्रबल के जीजा को फोन लगाया। उन्हें बताया, जिन्होंने प्रबल के साथ काम करने वाले अन्य लोगों को फोन किया, लेकिन उनके फोन पिक नहीं हुए। जब उन्होंने उसके मौत की खबर दी तो हमें विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि प्रबल का किसी से कोई विवाद अथवा लेन देन कुछ नहीं था। उन्होंने गुहार लगाई कि सही तथ्यों के साथ इसकी जांच की जाए। प्रबल की मौत के बाद परिवार में गमगीन माहौल है। उनके माता पिता बेहद सदमे में हैं। बताया जा रहा है कि प्रबल उनका इकलौता पुत्र था, जिसके साथ ही सारी आशाएं और उम्मीदें बनी हुई थी। प्रबल के पिता एक टैक्सी चालक है। प्रबल की मौत ने सब कुछ गम में बदल दिया। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी को मजबूत करने के इरादे से अमित शाह और जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल में हैं। बीजेपी को लगता है कि बंगाल वह राज्य है जहां उसके लिए बढ़ती हुई संभावनाएं हैं।
बंगाल जैसे राज्य में बेहतर प्रदर्शन से किसी राज्य में कुछ कमजोर प्रदर्शन की कमी को भी दूर किया जा सकता है। बीजेपी द्वारा 2019 में जीती गई 18 लोकसभा सीटों को 35 पार करने की रणनीति शाह और नड्डा वहां जमीन पर उतारना चाहते हैं। अमित शाह ममता बनर्जी के गढ़ बंगाल में हैं। उन्होंने 2024 में बंगाल की 35 लोकसभा सीटों का लक्ष्य निर्धारित किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल मिशन के लिए 15 सदस्यीय कोर चुनाव प्रबंधन समिति का गठन किया। समिति ने बंगाल के लिए 4 केंद्रीय पर्यवेक्षक है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि राज्य से 4 कनिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों को बाहर रखा गया है। बंगाल भाजपा की चुनावी रणनीति को मजबूत करने के लिए 31 दिसंबर को सभी सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों के साथ बैठक होनी है। शाह ने पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से इस पूर्वी राज्य में लोकसभा की 35 सीटों पर जीत का प्रयास करने का अनुरोध किया है। शाह और नड्डा का कोलकाता दौरा 2024 के आम चुनाव के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में पार्टी के संगठनात्मक परिदृश्य के मूल्यांकन पर केंद्रित रहा। दोनों नेताओं ने कई बैठकें की। भाजपा के प्रदेश नेताओं के अनुसार शाम को दोनों नेताओं ने नेशनल लाइब्रेरी में बंद कमरे में एक कार्यक्रम में भाग लिया और नई दिल्ली रवाना होने से पहले पार्टी के सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रदेश भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार शाह और नड्डा ने राज्य में 35 से अधिक लोकसभा सीट जीतने की आवश्यकता पर जोर दिया है। अमित शाह ने कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि से यानी पीएम नरेंद्र मोदी जी को 35 सीटें दे। मैं गारंटी देता हूँ कि मोदी जी सोनार बांग्ला बनाएंगे। अगर हम 0 से 77 सीटें हासिल कर सकते हैं तो हम 2/3 बहुमत के साथ भी सरकार बना सकते हैं। बंगाल में भाजपा सरकार बनाने का मतलब घुसपैठ, पशु तस्करी और CAA के माध्यम से धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोगों की नागरिकता को समाप्त करना होगा। शाह और नड्डा ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों सुनील बंसल, अमित मालवीय, आशा लाकड़ा और मंगल पांडे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। राज्य इकाई के 5 महासचिवों के अलावा राज्य पार्टी के सभी पदाधिकारी, बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी, सांसद दिलीप घोष और वरिष्ठ नेता राहुल सिन्हा टीम का हिस्सा है। संयुक्त महासचिव सतीश धोंड और महासचिव यानी संगठन अमिताभ चक्रवर्ती भी पैनल में शामिल हुए। बंगाल भाजपा के एक नेता ने कहा कि जनवरी तक 150 संसदीय चुनाव प्रबंधन टीम बनाने के लिए कोर कमेटी का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया टीम जिससे कई प्रभावशाली लोगों की उपस्थिति देखने की संभावना है, उसको बढ़ाया जाएगा। शाह ने भाजपा नेताओं से अभियान के दौरान ग्रामीण मतदाताओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करने को कहा है। नड्डा बोले कि बेनकाब करना है काले कारनामों को। जेपी नड्डा ने कहा कि बंगाल में तृणमूल सरकार केंद्रीय योजनाओं के नाम बदलती है और उन्हें अपने हिसाब से चलाती है और भ्रष्टाचार में लिप्त होती है। हमें इस सरकार के काले कामों को बेनकाब करना चाहिए। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि वह ममता बनर्जी यानी उस सांसद को बचाने की कोशिश कर रही है। बंगाल में गरीबों के बारे में कितने सवाल पूछे गए, वे ऐसा कभी नहीं करेंगे क्योंकि गरीब उन्हें महंगे उपहार नहीं दे सकते। शाह ने कल्याण बनर्जी के उपाध्यक्ष जगदीप धनगढ़ की नकल करने की भी आलोचना की। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने इस दौरे को ज्यादा महत्व नहीं देते हुए कहा कि इस दौरे का कोई असर नहीं होगा, वे आएंगे और जाएंगे, लेकिन बंगाल के लोगों का भरोसा टीएमसी और केवल ममता बनर्जी पर रहेगा। हमने 2021 के विधानसभा चुनाव में भी यह देखा था। कांग्रेस से जेडीयू जल्द ही सारा हिसाब किताब क्लियर कर सकती है। अगर सब कुछ वैसा ही चलता रहा जैसा चलता आ रहा है तो नीतीश इंडिया गठबंधन को जोरों का झटका दे सकता है। उधर बीजेपी भी अपनी कसम तोड़ने के लिए तैयार है। अब ये क्या है पूरी बात हम आपको बताते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर लल्लन सिंह इस्तीफा क्यों दे रहे हैं।
इसका कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से क्या कनेक्शन है? इस सवाल का जवाब बेहद आसान है। जिस तरह से नीतीश ने विपक्षी एकता की अगुवाई की, उसमें ललन सिंह ने अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन आखिर में क्या हुआ? कांग्रेस ने एक तरह से सीएम नीतीश को इसके बदले में सम्मान देने के बजाय एक तरफ से बेइज्जत कर दिया। बड़ी छतरी का रौब दिखाकर नीतीश को न तो संयोजक बनाया गया और न ही उनकी किसी बातों या प्लान को तरजीह दी गई। जाहिर है कि नीतीश के साथ अगर ऐसा होता है तो वो अपना हिसाब सूद समेत वसूल करते हैं। एक सूत्रों की माने तो अब यही नौबत आ चुकी है। हालांकि ये फैसला कब लिया जाएगा या इसको लेकर कोई ठोस फैसला कब होगा, ये भी अभी तय होना बाकी है। लेकिन आपको एक आगे की खबर बताते हैं। जेडीयू की कोर टीम के कई दिग्गज और 90% नेता एनडीए जाने के पक्ष में है। जी हाँ, एक रिपोर्ट्स की माने तो इनका कहना है कि कांग्रेस ने जेडीयू के साथ वादा करके धोखा दिया। लालू के बार बार कहने के बावजूद कांग्रेस ने नीतीश को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में जेडीयू के कई दिग्गज नेता भी अपने मुखिया के साथ हुए सलूक से बेहद आहत और भड़के हुए हैं। सीधे और सपाट शब्दों में कहे तो ये नेता अब कांग्रेस से धोखाबाजी का बदला लेना चाहते हैं। अब ये समझिए कि ललन सिंह का इस्तीफा क्यों तय है। इसलिए ललन सिंह दे सकते हैं इस्तीफा। जब नीतीश ने एनडीए और बीजेपी का साथ छोड़ा था तो इसका ऐलान से लेकर तमाम चीजों की जिम्मेदारी ललन सिंह ने संभाली थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर आरोप की झड़ी लगा दी थी। उसके बाद से ही अब तक वो बीजेपी पर जबरदस्त रूप से हमलावर रहे हैं। एक सूत्रों की माने तो अगर नीतीश कुमार ने अपने उन विधायकों, विधान पार्षदों और सांसदों के साथ कोर टीम के कुछ चुनिंदा नेताओं की बात मानी तो उनके एनडीए में जाने का मामला तय हो सकता है। इस परिस्थिति को ललन सिंह भाप चुके हैं। ऐसे में अगर ऐसा हुआ तो हम फिर से लिख रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ललन सिंह के लिए हालत असहज करने वाली होगी। ठीक उसी तरह से जैसे जेडीयू के तत्कालीन प्रवक्ता अजय आलोक ने इसलिए पार्टी छोड़ दी थी या निकाल दिए गए थे क्योंकि वो लालू परिवार को बतौर प्रवक्ता भ्रष्टाचार के मामलों में डिफेंड करने में खुद को असहज महसूस कर रहे थे। हालात भी कर रहे हैं बड़ा इशारा। अभी के हालात देखिए तो कांग्रेस और राजद की जुगलबंदी बरकरार है क्योंकि लालू यादव के लिए कांग्रेस नेचुरल अलाई है। नेचुरल अलाई का मतलब भरोसेमंद साथी। एक सूत्रों की माने तो अगर लालू को नीतीश या कांग्रेस में से किसी एक को चुनने को कहा गया तो वो कांग्रेस को ही चुनेंगे। अब सवाल ये है कि अगर ऐसा होता है तो बीजेपी क्या करेगी? क्या वो नीतीश का दिल खोलकर एनडीए में स्वागत करेगी? बीजेपी की भी मजबूरी नीतीश। एक सूत्रों के मुताबिक एक नए सर्वे में लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को एनडीए को झटका देने की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट को बिहार बीजेपी के बीजेपी नेताओं ने भी देखा है। ऐसे में बीजेपी में भी बिहार को लेकर अंदर ही अंदर घबराहट है। एक सूत्रों की माने तो जेडीयू में अंदर खाने एनडीए में वापसी को लेकर चर्चा चलने लगी है। ऐसे में बीजेपी भी अपनी कसम तोड़ने को तैयार है। सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति में कब क्या हो जाए न कोई कह सकता है ना ही तय हो सकता है। कुल मिलाकर यही लग रहा है कि बिहार में सावन में सरकार पलटी थी और इस दफे खरमास में खरमंडल के आसार नजर आ रहे हैं। कोरोना काल में पीएफ सब्सक्राइबर्स के लिए एडवांस लेने की सुविधा दी गई थी। 3 सालों के दौरान 2.2 करोड़ लोगों ने इस सुविधा का लाभ उठाया, लेकिन अब ईपीएफओ ने यह सुविधा बंद कर दी है। अब जानेंगे कि इसका क्या असर होने वाला है। ईपीएफओ के करोड़ों सब्सक्राइबर्स के लिए जरूरी खबर है। रिटायरमेंट फंड संस्था ने कोविड एडवांस फैसिलिटी को बंद कर दिया है। कोरोना महामारी के समय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपने खाता धारकों को अपने पीएफ अकाउंट में से एडवांस के रूप में पैसे निकालने की सुविधा दी थी, लेकिन इस सुविधा को खत्म कर दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 महीने पहले ही यह घोषणा कर दी गई थी कि कोविड-19 महामारी अब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नहीं रह गई
गई है। ईपीएफओ के एक अधिकारी ने कहा है कि एक हफ्ते पहले अधिकारियों के साथ हुई एक मीटिंग में यह फैसला लिया गया था। अधिकारी ने कहा, अभी इस बारे में नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। सॉफ्टवेयर में नॉन रिफंडेबल कोविड एडवांस के प्रोविजन को डिसेबल करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि सब्सक्राइबर्स इसके लिए आवेदन न कर सके। जानकारों का कहना है कि ईपीएफओ के इस कदम में खपत के प्रभावित होने की आशंका है, क्योंकि कोविड एडवांस को गैर जरूरी खर्च के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। उनका कहना है कि ईपीएफओ ने यह फैसला काफी देर से लिया है और इससे ईपीएफओ के पास फंड की उपलब्धता प्रभावित हुई है। लेबर इकोनॉमिक्स के आर शाम ने कहा है कि ईपीएफओ की इस फैसिलिटी ने देश में खपत को बढ़ावा दिया, लेकिन इसे लंबे समय तक जारी रखना सही नहीं था। इससे ईपीएफओ के लिए फंड की सप्लाई प्रभावित हुई है, जिसे निवेश किया जा सकता है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स का रिटर्न प्रभावित हुआ है। ट्रेड यूनियन से जुड़े एक लीडर ने कहा है कि यह सरकारी बाबुओं की तरफ से लापरवाही को दिखाता है। उन्होंने कहा कि यह फैसला काफी देर से लिया गया है, जबकि सब जानते हैं कि इसका इस्तेमाल इलाज के लिए नहीं हो रहा था। इससे सब्सक्राइबर्स की सेविंग कम हो गई। कुल 2.2 करोड़ सब्सक्राइबर्स ने कोरोना एडवांस सुविधा का लाभ उठाया, जो ईपीएफओ के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 से ज्यादा है। यह सुविधा 2020-2021 में शुरू हुई थी और 3 साल तक रही। इस दौरान पीएफ सब्सक्राइबर्स ने कोरोना एडवांस के रूप में 48,075.75 करोड़ रुपए निकाले। ईपीएफओ के ड्रॉप एनुअल रिपोर्ट 2022 और 23 में यह जानकारी दी गई है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक ईपीएफओ ने 2020 और 21 में 17,106.17 करोड़ रुपए वितरित किए, जिससे 69.2 लाख सब्सक्राइबर्स को फायदा हुआ। साल 2021 और 22 में 91.6 लाख सब्सक्राइबर्स ने इस सुविधा का लाभ उठाया और 19,126.29 लाख करोड़ रुपए निकाले। इसी तरह 2022 और 23 में 62 लाख सब्सक्राइबर्स ने अपने पीएफ अकाउंट्स को 11,843.30 करोड़ रुपए की निकासी की। सरकार ने इस सुविधा के लिए मार्च 2020 में ईपीएफ स्कीम 1952 के नियमों में संशोधन किया था। यह सुविधा 28 मार्च 2022 को शुरू की गई थी और पहले 4 दिन में यानी 31 मार्च 2020 तक 33 लोगों ने इसका फायदा उठाया। ईपीएफओ के 6 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और यह 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का फंड मैनेज करता है। नौकरीपेशा लोगों के पीएफ खाते में उनकी सैलरी में से हर महीने एक निश्चित अमाउंट काटकर जमा किया जाता है। इस पैसे पर सालाना ब्याज भी मिलता है। भारत ने अगस्त 2023 में एक बड़ी कामयाबी हासिल की। इस साल भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया। अब जापान भी चांद पर पहुंचने की कोशिश में लगा है। जापान का स्लिम मिशन का लैंडर चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया है। इसके बाद चांद पर उतरने की तारीख सामने आ गई है। जापान की ओर से चांद को लेकर चलाए जा रहे मिशन में एक बड़ी कामयाबी मिली है। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा की ओर से विकसित किया गया चंद्रमा लैंडर मून स्नाइपर ने क्रिसमस के दिन चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। यह एक मील का पत्थर है जो पहली बार चंद्रमा की सतह पर एक रोबोटिक एक्सप्लोरर को उतारने के लक्ष्य के करीब लाता है। अपने वर्तमान पथ के हिसाब से लगभग 6 घंटे 40 मिनट में यह चंद्रमा का एक चक्कर पूरा कर रहा है। अगले कुछ हफ्तों में यह लैंडर धीरे धीरे कक्षा के अंदर जाएगा। जनवरी में यह अंतरिक्ष यान एक ऐतिहासिक टचडाउन प्रयास करेगा। सफल होने पर जापान चंद्रमा पर पहुंचने वाला 5वां और 21वीं सदी में उतरने वाला तीसरा देश बन जाएगा। 21वीं सदी में चंद्रमा पर भारत और चीन ही जा सके हैं। जापान का रोबोटिक एक्सप्लोरर एक पिन पॉइंट लैंडिंग की कोशिश करेगा, जिसका लक्ष्य सटीकता के साथ सॉफ्ट लैंडिंग करना होगा। चांद पर उतरने के बाद यह चंद्रमा की चट्टानों के बारे में डेटा इकट्ठा करेगा। यह डेटा वैज्ञानिकों को चंद्रमा के गठन को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है। झाक्सा ने 25 दिसंबर को घोषणा की कि लैंडर को एक अंडाकार कक्षा में स्थापित किया गया है, जो चांद से लगभग 600 किलोमीटर से 4000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। यह चांद के उत्तर दक्षिण ध्रुव के ऊपर से गुजरेगा। अगले 3.5 सप्ताह तक अंतरिक्ष यान अपनी दूरी लगातार कम करेगा। तब यह सतह से 15
किलोमीटर ऊपर तक होगा। मून स्नाइपर लैंडर को स्लिम भी कहा जाता है। 19 जनवरी को जापान के समय के मुताबिक 12:20 सुबह पर यह सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। स्लिम एक हल्का लैंडर है जो 100 मीटर तक फैले लैंडिंग क्षेत्र में उतरने का प्रयास करेगा। इसकी लैंडिंग एक सटीक जगह होगी, जिस कारण इसका नाम मून स्नाइपर पड़ा। अगर यह चंद्रमा की सतह तक पहुंच जाता है तो शिओली नाम के एक क्रेटर के पास साइट का पता लगाने की उम्मीद है। यह लैंडिंग साइट नासा के अपोलो 11 के लैंडिंग साइट के पास है, जहां अंतरिक्ष यात्री पहली बार 1969 में उतरे थे। इस साल अगस्त में भारत चांद पर उतरने वाला चौथा देश बना। चंद्रयान 3 की विक्रम लैंडर चांद पर उतरा था। बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने विभिन्न सरकारी स्कूलों में कार्यरत लगभग 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को स्थायी कर्मचारी का दर्जा देने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को भी स्वीकृति प्रदान की है। इस नए नियम के तहत संविदा शिक्षकों को प्रोन्नति के हकदार होने का अवसर मिलेगा। बिहार कैबिनेट ने इसके अलावा बिहार पर्यटन नीति 2023 को भी मंजूरी दी है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने मंगलवार को राज्य के विभिन्न सरकारी स्कूलों में कार्यरत लगभग 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को स्थायी कर्मचारी का दर्जा देने का फैसला किया है। इस आशय का निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में लिया गया। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तुरंत बाद जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, नगर परिषद और नगर पंचायत जैसे स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त किए गए ये संविदा पर कार्यरत शिक्षक स्थायी सरकारी कर्मचारी के साथ विशिष्ट शिक्षक के रूप में जाने जाएंगे। सिद्धार्थ ने कहा कि स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित और संबंधित स्थानीय निकाय शिक्षक नियम 2020 के तहत आने वाले संविदा शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनने के हकदार होंगे, बशर्त वे योग्यता परीक्षा पास कर ले। सिद्धार्थ ने कहा कि इन विशिष्ट शिक्षकों को नया वेतनमान पाने और प्रोन्नति के लिए भविष्य में 3 मौका दिया जाएगा और उनमें से जो विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकेंगे उनके बारे में सरकार बाद में निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन शिक्षकों की वेतन संरचना को बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार संशोधित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नए नियम के तहत संविदा शिक्षक हर 8 साल में प्रोन्नति के हकदार होंगे। कैबिनेट ने इसके अलावा राज्य की नई पर्यटन नीति बिहार पर्यटन नीति 2023 को भी मंजूरी दे दी है, जिसके अंतर्गत राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत संरचनागत समग्र समावेशी विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा। नई नीति के तहत सरकार राज्य में विश्व स्तरीय पर्यटन सुविधाओं का विकास करेगी। सरकार राज्य में पर्यटक स्थलों पर होटल, रेस्तरां और रेस्टोरेंट्स को बढ़ावा देने के लिए अनुदान और अन्य पर वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। बिहार कैबिनेट द्वारा मंगलवार को कुल 29 एजेंडों पर निर्णय लिया गया। इंडियन एविडेंस एक्ट इंडियन लीगल सिस्टम का एक महत्वपूर्ण कानून है। इसका मुख्य उद्देश्य जुडिशियल प्रोसेस में एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंटेशन को ऑर्गेनाइज करना है। यह जुडिशियल प्रोसेस के दौरान कानूनी तरीकों से एग्जामिनेशन को सुनिश्चित करता है। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको बताते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट को 15 मार्च 1872 को पहली बार प्रकाशित किया गया था और फिर 1 सितंबर 1872 को लागू किया गया। इसे ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। अधिनियम 3 भागों में बटा हुआ है, जो जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू होता है। यह हर अदालत में लागू होता है। यह कानून एग्जामिनेशन से संबंधित प्रश्नों को एक स्ट्रक्चर में व्यवस्थित करने का प्रयास करता है ताकि जुडिशियल प्रोसेस में सुधार हो सके और सही निर्णय लिया जा सके। इस एक्ट के तहत कई प्रकार के एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंटेशन के लिए नियम शामिल है जो जुडिशियल मैटर्स को सुलझाने में मदद करते हैं। इसमें गवाहों के एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट की मान्यता,
पुराने डॉक्यूमेंट की मान्यता और साइंड डॉक्यूमेंट की पहचान शामिल है। यह एक्ट जुडिशियल प्रोसेस को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह जुडिशियल सिस्टम को सुधारने, सुरक्षित बनाए रखने में मदद करता है। इस एक्ट में एग्जामिनेशन के प्रकार, एग्जामिनेशन के दौरान किए जाने वाले प्रश्नों का तरीका, डॉक्यूमेंट की मान्यता, गवाहों के प्रूफ का प्रोसेस और ऐसे अन्य कई मुद्दे शामिल है। एग्जामिनेशन इन चीफ, इसमें मेन पार्टी खुद अपने विटनेस को पूछताछ के लिए बुलाती है। क्रॉस एग्जामिनेशन, इसमें डिफेंडेड पार्टी उन गवाहों से पूछताछ करती है जो मेन पार्टी ने बुलाए थे। री एग्जामिनेशन, यह प्रोसेस मेन पार्टी को फिर से उन प्रश्नों का उत्तर देने का अधिकार देता है जो क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान उठे होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ विटनेस, किसी भी गवाह को किसी भी समय जज के सामने लाया जा सकता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इसमें विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट की मान्यता और इसके यूज की प्रक्रिया का उपयोग शामिल है। गवाहों की शपथ, गवाहों को शपथ दिलवाई जाती है ताकि वे सच्ची गवाही दे। इनके माध्यम से जुडिशियल प्रोसेस को अच्छे ढंग से चलाया जाता है और जुडिशियल सिस्टम को सुधारने में मदद मिलती है। 2023 में भारत ने खेलों में तमाम झंडे गाड़े। हॉकी से लेकर एथलेटिक्स तक में भारत का जलवा रहा। एशियन गेम्स में 100 से ज्यादा अधिक मेडल आए तो विश्व पटल पर पहली बार हम डोमिनेट करते दिखे। हालांकि इन सफलताओं के बीच 3 ऐसी असफलताएं मिली जिसने गमों के सैलाब में फैंस को डुबो दिया। वो आपको बताते हैं। भारतीय खेलों के लिए ओवरऑल 2023 शानदार रहा। भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा की पूरे साल तूती बोली तो एशियंस गेम्स में पहली बार भारत ने सैकड़ा पूरा किया। पहले और पुरुष क्रिकेट टीमों ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी अपने पास रखी। वनडे और T20 सीरीज में भी दमदार प्रदर्शन किए, लेकिन 2 मैचों में ऐसी हार मिली जिन्होंने सैकड़ों दिलों को चूर चूर कर दिया। इसके अलावा एक और ऐसा मौका रहा जहां भारत इतिहास रचते रचते रह गया। आइए आपको बताते हैं कि भारतीय खेलों में उन 3 उपलब्धियों के बारे में बताएंगे जो भारत के नाम नहीं हो सकी। सबसे पहला मौका भारत के पास टेस्ट में विश्व विजेता बनने का था। इंडियन प्रीमियर लीग के तुरंत बाद भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड पहुंची और वहां से ऑस्ट्रेलिया से ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के खिताबी मुकाबले में खेलना था। यहाँ वह लगातार दूसरी बार विजेता का सपना लिए पहुंची थी। इससे पहले न्यूजीलैंड उसे हरा चुका था। इस बार रोहित शर्मा कप्तान थे तो माना जा रहा था कि करिश्मा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने द ओवर में 209 रनों के बड़े अंतर से हराते हुए खिताब पहली बार अपने नाम किया। ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ ने सेंचुरी जड़ी तो ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार में 469 रनों का स्कोर खड़ा किया। भारत ने पहली पारी में 296 रन बनाए जबकि ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 8 विकेट पर 270 रन स्कोर बोर्ड पर टांगे। भारी भरकम लक्ष्य के जवाब में भारत ने 234 रनों पर ढेर हो गया तो भारत वनडे विश्व कप का खिताबी मुकाबला कौन भूल पाएगा। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को लीग मैचों में बुरी तरह हराया था। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम ने लगातार 10 मैचों में जीत दर्ज की। उसकी पेस, स्पिन और बैटिंग के आगे बड़े बड़े सुरमाओं की हालत खराब थी, लेकिन किताबी मुकाबलों में जिस बात का डर था वही हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में 6 विकेट से हराते हुए छठी बार विश्व विजेता बनने का गौरव हासिल किया। यहाँ भी ट्रेविस हेड ने 137 रनों की नाबाद पारी खेली और भारत का सपना चूर चूर कर दिया। ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ने शतरंज में असाधारण कौशल्य का प्रदर्शन करते हुए प्रसिद्ध फैबियानो कारुआना को हराकर FIDE विश्व कप के फाइनल में प्रवेश किया। उन्होंने मैग्नस कार्लसन के खिलाफ किताबी मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया लेकिन जीत नहीं सके। इस तरह से उन्होंने विश्व पटल पर अपने नाम का डंका बजाने में वह कामयाब रहे। उम्मीद है कि अगली बार प्रज्ञानंदा इस कसर को पूरा करने में कामयाबी हासिल करेंगे। नवी मुंबई से मुंबई की दूरी कम करने वाले प्रोजेक्ट के लिए MMRDA ने रायगढ़ जिले के लैंड पार्सल की योजना शुरू की है। MMRDA ने प्रोजेक्ट के लिए पैसे का इंतजाम करने के लिए लैंड पार्सल बढ़ाने में वो लगा हुआ है। इसमें MMRDA को हर महीने मोटी रकम की कमाई हो सकती है।
नवी मुंबई से मुंबई की दूरी कम करने वाले प्रोजेक्ट तैयार करने के साथ मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण की नजर रायगढ़ जिले के लैंड पार्सल पर है। भविष्य में रायगढ़ की जमीन की कीमतों के आसमान में छूने की संभावना को देखते हुए MMRDA ने रायगढ़ में अपना लैंड पार्सल तैयार करने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। लैंड पार्सल बढ़ाकर MMRDA अपनी जारी और प्रस्तावित प्रोजेक्ट के लिए पैसे का इंतजाम करने की जुगाड़ में लगा हुआ है। रायगढ़ में लैंड पार्सल बढ़ाकर उसे किराए पर देकर या परिसर को विकसित कर MMRDA की हर महीने मोटी कमाई हो सकती है। MMRDA BKC का प्लानिंग अथॉरिटी है। BKC में MMRDA के पास करीब 35 हेक्टेयर का लैंड पार्सल है। इस जमीन की कीमत करीब 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुमान की मानी जाती है, जबकि MMR में MMRDA करीब 1 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ऐसे में MMRDA लैंड पार्सल बढ़ाकर अतिरिक्त पैसे की व्यवस्था करने की योजना पर काम कर रहा है। शिवंडी न्हावा सेवा ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट अगले साल पूरा होने वाला है। प्रोजेक्ट के पूरा होने से MTHL के करीब के परिसर की जमीनों के दाम बढ़ेंगे। सरकार MTHL के दूसरे हिस्से में नया शहर और नए उद्योग विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। मुंबई के बाहर लैंड पार्सल तैयार करने के लिए MMRDA ने नवी मुंबई की तरफ खुलने वाले MTHL के समीप एक परिसर की प्लानिंग अथॉरिटी MMRDA को बनाने का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा है। मुंबई के शिवड़ी से आरंभ होने वाले MTHL रायगढ़ जिले में खत्म होता है। MMRDA के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार MMRDL के सरकार के पास नई प्लानिंग अथॉरिटी का गठन का प्रस्ताव भेजा है। न्यू टाउन डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRDA के अंतर्गत काम करेगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को प्रस्ताव पर निर्णय लेना है। आगामी कुछ दिनों में MMRDA के प्रस्ताव को सरकार की तरफ से मंजूरी मिलने की उम्मीद है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद MMRDA को जारी प्रोजेक्ट और प्रस्तावित प्रोजेक्ट के समीप के परिसर का बेहतर तरीके से विकास करना संभव होगा। मौजूदा समय में नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, पनवेल महानगर पालिका और सड़कों के पास परिसर के विकास और प्लानिंग का जिम्मा है। MMRDA के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद रायगढ़ जिले के किस हिस्से के विकास का जिम्मा MMRDA और सड़कों के पास होगा, यह तय होगा। मुंबई में जगह की कमी होने के बाद नवी मुंबई में सरकार कई प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इसके तहत नवी मुंबई में एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। अगले साल एयरपोर्ट का काम पूरा होने की उम्मीद है। MTHL को मुंबई पुणे एक्सप्रेस से कनेक्ट करने के लिए 4.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण होना है। एलिवेटेड रोड यानी MTHL के चिरले इंटरचेंज से मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे के बीच होगा। एलिवेटेड कॉरिडोर के बन जाने से मुंबई के शिवड़ी से वाहन बिना रुके सीधे मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे तक पहुंच सकेंगे। प्रोजेक्ट पूरा होने से मुंबई से पुणे के बीच सिग्नल फ्री मांग उपलब्ध होगा। विरार अलीबाग कॉरिडोर भी रायगढ़ से होकर गुजरने वाला है। इजराइल के भारत में नई दिल्ली स्थित दूतावास के पास संदिग्ध विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट के बाद इजराइल ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी है। वहीं एक संदिग्ध पत्र भी मिला है जिसमें इजराइल के राजदूत को गाली भी दी गई है। इस विस्फोट के बाद ईरान को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इजराइल के नई दिल्ली स्थित दूतावास के पास मंगलवार को एक संदिग्ध विस्फोट के बाद भारत से लेकर इजराइल तक हड़कंप मच गया है। दिल्ली पुलिस से लेकर इजरायली खुफिया एजेंसी तक एक्शन में आ गई है। इजराइल ने इस विस्फोट को एक संभावित आतंकी हमला करार दिया है। साथ ही अपने नागरिकों के लिए यात्रा चेतावनी भी जारी कर दी है। इजरायली नागरिकों को चेतावनी दी गई है कि वे भीड़ भरी जगहों और उन स्थानों पर जाने से बचें जिसे आमतौर पर माना जाता है कि ये यहूदियों और पश्चिमी देशों के नागरिकों का पसंदीदा ठिकाना है। नई दिल्ली में यह विस्फोट ऐसे समय पर हुआ है जब ठीक एक दिन पहले ही इजराइल ने सीरिया में ईरानी सेना के एक ब्रिगेडियर जनरल राजी मौसेवी को सीरिया में मार गिराया था। इसके बाद ईरान ने बदला लेने की धमकी दी थी। ईरानी मीडिया के मुताबिक इजराइल के हवाई हमले में ईरानी सेना IRGC
के ब्रिगेडियर राजी मौसवी की सीरिया की राजधानी दमिश्क में मौत हो गई थी। ब्रिगेडियर राजी मौसवी ईरान की कुद्स फोर्स के पूर्व मुखिया कासिम सुलेमानी का करीबी था। सुलेमानी को इराक में अमेरिका ने एक ड्रोन हमले में मार गिराया था। राजी मौसवी पर हमले के बाद ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने प्रण किया था कि इजराइल को निश्चित रूप से इस हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरानी राष्ट्रपति के इस बयान के बाद दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास संदिग्ध धमाका हुआ, जिससे यह संदेह जताया जाने लगा है कि कहीं यह ईरानी खुफिया एजेंसियों या उनके समर्थकों की हरकत तो नहीं है। यह संदेह इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि विस्फोट स्थल से एक पत्र मिला है जिसमें इजरायली राजदूत को संबोधित करके गालियां दी गई है। इस पत्र को इजराइल के झंडे में लपेटा गया था। इसमें इजराइल के गाजा में कार्रवाई और बदले का जिक्र किया गया था। इससे पहले साल 2012 में इजराइल के मिलिट्री अताशे नई दिल्ली में हुए कार बम हमले में घायल हो गए थे। भारतीय जांच एजेंसियों ने जब इस घटना की जांच की तो इसमें ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड का हाथ सामने आया था। इस दौरान दुनिया के कई हिस्सों में ईरान ने इजरायली नागरिकों और अधिकारियों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। यही नहीं, 29 जनवरी 2021 को भी इजरायली दूतावास के पास IID विस्फोट हुआ था। इसमें भी जब जांच की गई तो पाया गया था कि ईरान की कुद्स फोर्स ने यह हमला किया था। हालांकि इस बम को भारत में एक स्थानीय शिया मॉड्यूल ने प्लांट किया था। इस विस्फोट को हमलावरों ने यह दिखाने की कोशिश की है कि यह इस्लामिक स्टेट ने कराया है। हालांकि बाद में जांच में यह साफ हो गया था कि इसके पीछे ईरानी सेना का हाथ था। विशेषज्ञों के मुताबिक इजराइल को यह दिखाने की कोशिश की गई थी कि भारत भी उनके लिए सुरक्षित नहीं है। गाजा युद्ध के बाद से ही दुनिया भर में इजरायली अधिकारियों और वहां के नागरिकों पर हमले बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि इजराइल ने पहली बार अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद को दुनिया के हर कोने में सक्रिय कर दिया है ताकि अपने नागरिकों की जान बचाई जाए। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।